मैट्रिसेज जिसका सिंगुलर नंबर है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आ का अर्थ होता है आयताकार। आयताकार का मतलब आपका हुआ रेक्टेंगुलर, और व्यूह का मतलब होता है संरचना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका? तो जो भी गिवन डाटा हमारे पास रहेगा, ठीक है। गिवन डाटा में नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, इस तरीके से। तो जो भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंतर्गत जो भी उसके अंदर हम लिखेंगे उसको बोलते हैं उसका एलिमेंट या इंट्रिज, ठीक है। जैसे मान लिया लिख दिया गया आपका ABCD, 4 नंबर दिए गए हैं, तो इसको लिखने का तरीका कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं? एरो है ये, आई एम सॉरी, ये रो है, और इसको बोलते हैं आपका कॉलम। ये क्या है? रो है। ये क्या है? कॉलम है। ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। यानी रो और कॉलम के फॉर्म में हम जब लिख दिए गिवन डाटा को तो उसी को बोल देंगे आपका मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखें आपका, तो मैट्रिक्स जब होगा तो उसका मेजरमेंट मतलब क्या है? कितने रो और कितने कॉलम हैं, उसको बोलते हैं आर्डर, ठीक है। जैसे यहाँ कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 2, तो इसको बोलेंगे 2/2, ठीक। यहाँ कितने रो हैं? 4। कॉलम कितने हैं? 1, तो 4/1। पहले लिखते हैं रो, बाद में लिखते हैं कॉलम। इसमें कितना है आपका? तो 1/4। पहले रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। जैसे किसी कमरे का मेजरमेंट होता है, हम लिखते हैं आपका कि 10/12 का कमरा है, तो क्या है? 10 फीट चौड़ा हो गया, 12 फीट लंबा हो गया। 10/12 या 12/10 जो भी कहिए आपका, तो मेजरमेंट हो गया। तो उस तरीके से इसका मेजरमेंट जो होगा उसको बोलेंगे आर्डर। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब जनरली किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकें, ये जरा समझिए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट को जनरली ऐसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ऐसे। कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? 2/4। ये जो लिखेंगे इसके एलिमेंट को, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल ए से, तो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें स्मॉल ए से। ये जो सफिक्स लगाए हैं 11, 12, ये समझिए कि इस एलिमेंट का क्या बता रहा है? एड्रेस बता रहा है कहाँ पर स्थित है। तो A11 कहने का तो क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर। A13 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो ये हुआ और थर्ड कॉलम 1, 2, 3, ये थर्ड कॉलम, यानी ये पॉइंट हुआ। समझ बात को? ये कहने का मतलब है। हम लिखने वाले AIJ, मतलब क्या हुआ? ith रो और jth कॉलम, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, AIJ लिख दिए, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आपका 2/4, ठीक। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते कैसे? अभी आप समझ गए होंगे आपको। ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे घेर दीजिए, इसके अंदर एलिमेंट को लिख देंगे। देखिए जनरली आप इसी को लिखते हैं। इतनी बात समझ गए? अब देखिए यहाँ देखिए, अगर आपका 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान ऐसे दिया हुआ है आपका 2, 3, 4, 5, दूसरा मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, ये दोनों इक्वल होंगे। जो इसमें है वही चीज़ इसमें है। इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ है 2/2, तो यहाँ भी होगा 2/2। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ आपका कि पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए 6, सब सेम है लेकिन एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया, यहाँ 5 यहाँ 6 है, तो कहेंगे इक्वल नहीं है, तब इक्वल नहीं है, ठीक है। या ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वल नहीं है। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब कब होगा आपका? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। इतनी बात समझ गए आप? अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए, हाँ देखिए, जैसे कि ये लिखे हैं रो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, रो लिखा हुआ है, मतलब ऐसा बड़े जिसमें 1,
रो हो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, हम लिख दें m इज इक्वल टू 1 रो। जैसे ABCD यानी 1 बाई क्या है 4, एक रो है, इसको रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही लिख दें m/n है, n इज इक्वल 1, तो क्या बोलेंगे आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दें आपका ABCDEFGH, ऐसे एक लिख दें मान लो ABCDEFGH। अब केवल लिखे हैं हम, लिखने से आप समझ गए होंगे कि ऐसे लिखे हैं तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ऐसे लिखे हैं तो वर्टिकल दिख रहा है। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है आपका 2 कितना है 4, इसका ऑर्डर क्या है भाई 4/2 है। तो हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स है इसमें क्या देख रहे हैं 2, यानी ये आपका रो क्या है कॉलम से कम है, यानी अगर ये है m/n तो m क्या होगा लेस देन n, यहाँ अगर m/n है तो m क्या होगा ग्रेटर देन n होगा वर्टिकल में। नहीं बात समझ गए। अब क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए क्या है रेक्टेंगुलर, और ये लिखा है स्क्वायर, तो समझिए ऐसा जैसे ABCD, यहाँ देखिए 2/2, यहाँ रो जितना है उतना ही कॉलम है, तो इसको बोले स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ आपका जो स्क्वायर ना हो, स्क्वायर ना हो मतलब क्या हुआ ये भी आपका रेक्टेंगुलर है, ये भी आपका रेक्टेंगुलर है, मतलब m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी क्या बोल देंगे आपका m/n है m नॉट इक्वल टू n, यहाँ क्या हो जाएगा m/n है तो क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट में बताते हैं कि अगर m इज इक्वल टू n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m/m लिखिए और n/n लिखिए। इसका ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर बताने के लिए m/m बोलने की जरूरत नहीं है, केवल बोल देंगे ऑर्डर m है। स्क्वायर मैट्रिक्स से केवल एक आपका इसका जो नंबर है m बोल दीजिए, चाहे ऑर्डर n बोल दीजिए, काम खत्म। n/n कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका रो और कॉलम तो इक्वल है। क्लियर है। चलिए अब क्या है आपका सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे आपका सिंगल से बना है सिंगलटन, माने ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। कैसा एलिमेंट हो, इसमें एलिमेंट क्या हो एक ही हो, मतलब ऐसे हो m/n तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, दोनों क्या है 1, जैसे ऐसे लिख दिए हम पहले 2। एक मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट है केवल एक एलिमेंट है, ऑर्डर कितना है 1/1। समझा बात को, तो इसको बताइए सिंगलटन मैट्रिक्स। फिर क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो हो, मतलब ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो कि m/n मैट्रिक्स है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है Aij m/n, माने Aij क्या है इसका जनरल एलिमेंट है ith रो jth कॉलम का, यहाँ लिखते हैं क्या आपका Aij इज इक्वल टू 0, किसके लिए फॉर एवरी i एंड j, i और j की सारी वैल्यू के लिए। सारी वैल्यू मतलब क्या हुआ i वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, i की वैल्यू क्या है m है 1 से लेकर m तक, j 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। i और j चाहे कुछ भी हो Aij बराबर 0, मतलब क्या हुआ आपका ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर 0। क्लियर है। इसके बाद क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि डायगोनल वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया ABCDEFGHI, ऐसे देखिए यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर मिला सकते हैं, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर मिला सकते हैं, तो एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। समझ रहे बात को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लो यही अगर ऐसे रहता ABCDEF, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मिलाते आपका तो यहीं तक जाता ना, इस कारण से तो मिल नहीं पाता। समझ बात को। तो डायगोनल की बात होगी तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी बात होगी। दो डायगोनल, एक डायगोनल है एक डायगोनल होगा। ठीक, अब जरा दोनों की विशेषता थोड़ा देखिए। अगर मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट हम बताए थे आपका जनरल एलिमेंट जैसे लिखते हैं वैसे लिखें, अगर कैसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो यह जो डायगोनल है इस डायगोनल में देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3,
मतलब आई इज इक्वल टू क्या है आपका जे, आई इसमें नहीं है ऐसा। तो इस डायगोनल को बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। समझे बात को? तो जब भी डायगोनल वर्ड यूज किया जाएगा आप मेन डायगोनल ही समझिएगा, ठीक ना। मतलब पूछा है डायगोनल के एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, तब बोल देंगे आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स बोला गया है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि मेन जो डायगोनल है इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे तब, इफ n बाई एन, मान लो ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो दोनों सेम ना होगा, n बाई एन का है तो ए आई जे एन बाई एन लिखेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या देंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, जब आई इज इक्वल टू जे। मतलब डायगोनल नहीं, गलत बोल दिए हैं, आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई जब जे के इक्वल नहीं है अर्थात क्या है, वो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल के अलावा वो सब जीरो हो, डायगोनल के अलावा जितना एलिमेंट सब जीरो हो। अब एक ही बड़ा बात और है कि डायगोनल के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, यानी डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अर्थात अगर कोई जीरो मैट्रिक्स लेना है स्क्वायर के फॉर्म में, जीरो ने जीरो 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 जीरो, इसको भी क्या बोलेंगे आपका, यह जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल को छोड़ दिए बाकी सब जीरो है ना, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपका है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, लेकिन इसमें आपका अंतर ये होगा, इसमें जो है डायगोनल के एलिमेंट जो था इसका कोई कंडीशन नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें डायगोनल के एलिमेंट का भी कंडीशन रहेगा। माने ऐसे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है एन बाई एन, दिस इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल के अलावा जितने सारे जीरो है। अच्छा, और डायगोनल का जो एलिमेंट है वो इक्वल टू के है, आई इज इक्वल टू के, आई इज इक्वल टू जे, ए आई जे बराबर के। मतलब क्या हुआ आपका, डायगोनल का जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट इक्वल है, कहने का मतलब ऐसे, के जीरो 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 के जीरो 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 के, ये मतलब हुआ, ठीक है। इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, और एक अच्छी बात बताएं कि मान लें सभी जीरो जीरो हो जाए तभी क्या है, तब भी बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है। माना जीरो जो मैट्रिक्स है स्क्वायर में के फॉर्म में, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है वो है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ज़्यादातर इसी नाम से फेमस है, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही बात को? तो यह क्या है, यह भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन एक इसका कंडीशन है। कंडीशन आपका ये है, जैसे ए है एन बाई एन, ए आई जे एन बाई एन, यानी एन ऑर्डर का, और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल का जो एलिमेंट नहीं है वो क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, और जो डायगोनल का जो एलिमेंट है वह इक्वल टू वन होगा। क्या होगा, वन, माने जैसे ऐसे, जैसे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये जो है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का है, इसको ले देंगे ऐसे आई थ्री। ये आपका कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का है, इसको ले देंगे आई एन, आई एन लिखा होगा, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिए, देखिए लिखा हुआ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझिएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर ही है, यानी ए आई जे एन बाई एन, ठीक, मतलब समझिए ऐसे है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू एन, ऐसे ही ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री, सो ए एन एन। इतना समझ रहे हैं?
क्या है, n बाई n ऑर्डर का है। ठीक, ये देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल में सब क्या होगा 1 1 2 2 ऐसे होगा। तो डायगोनल का जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए आपका, डायगोनल का जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। ये मतलब ऐसे लिखते हैं हम कि ए एन बाई एन इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। कंडीशन क्या लिख दें कि ए आई जे इज इक्वल टू 0, कब, जब आई इज इक्वल टू जे, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है ये सब एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, तो यह एलिमेंट अगर 0 हो जाए, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है आपको कुछ बचेगा, नीचे खत्म हो गया, 0 का जनरल मीनिंग लगाते हैं खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होगा उसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, तरीका ऐसे होगा, जैसे ए एन बाई एन ए आई जे लिख दिया हम, यानी देखिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई इज ग्रेटर देन जे। देखिए ए 2 1, नीचे 2 1 है ना, तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, ए एन 1 आई की वैल्यू n है, जे की वैल्यू 1 है। मतलब आई इज इक्वल टू अगर जे होगा तो क्या होगा, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट होगा तो 0 होगा। इस तरह से लोअर जो ट्राइंगुलर है, लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 होगा। नहीं ऐसे लिख देंगे आपका ए एन बाई एन इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई इज लेस देन जे। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और नल भी है, मतलब सारे एलिमेंट 0 एलिमेंट है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है चाहे नल मैट्रिक्स, एक ही बात हुई, तो वह जो है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, अपर भी कहलाएगा, लोअर ट्राइंगुलर भी कहलाएगा। अभी इसके पहले बता देंगे कि उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, उससे स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वह सबका कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ट्राइंगुलर क्यों कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट उसका 0 होगा। अपर ट्राइंगुलर क्यों कहलाएगा, कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होगा। लोअर ट्राइंगुलर क्यों कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसा है कि डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 है लेकिन नीचे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। असली मकसद ये है। अब देखिए, अब है आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, सब स्क्वायर में ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जिसको ऐसे डिपेंड करते हैं, अभी डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि डिटर्मिनेंट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट हमेशा निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतनी बात को दिमाग में रखिए। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो उसकी कुछ रियल वैल्यू आती है। ठीक ना, तो जो डिटर्मिनेंट है अगर यह इक्वल टू 0 हो, अगर इक्वल टू क्या हो 0 हो, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मीनिंग समझिए, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर बना हुआ है सिंगल से, यानी सिंगल माने एक, जिसका एक ही रूप हो। नॉन सिंगुलर मतलब क्या है आपका, सिंगुलर नहीं है, माने उसका दूसरा रूप कहने का मतलब ये हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इनवर्स क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, समझ लीजिए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो ए और बी का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो यह इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी। अगर इसका ऑर्डर n है तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, n होगा। इन दोनों का ऑर्डर तो सेम होगा ही। अगर मान लें इन दोनों का ऑर्डर अगर 3 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 3 I3 लिख देंगे। दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या हुआ, BA। मतलब A कोई गिवन मैट्रिक्स है और उसके लिए B कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I आ जाए, तो B को बोलेंगे कि A का इन्वर्स है।
ए को ही बोलेंगे बी का, दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। समझे बात को। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब जो गिवन जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स में निकलेगा, ठीक ना। लेकिन आपका जिसका वैल्यू जीरो है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है, केवल अकेले वो रहेगा, उसका इनवर्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगुलर, इसको नॉन सिंगुलर। चूंकि इसका इनवर्स निकलता है इसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आपका कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, अर्थात डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर बात हो गई। इनवर्स क्या होता है बात समझ गए, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपका जो है ये है, ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। लेकिन सिमेट्रिक जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, समझ को। अगर कोई ए मैट्रिक्स है m/n का तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको मन करेंगे ऐसे ए डैश लगा देंगे या ऐसे लिख देंगे, इसको टी लिख देंगे, ठीक। तो जो ट्रांसपोज में होता क्या है कि रो को बदल देते हैं कॉलम, कॉलम बदलते हैं रो। कोई किसी गिवन मैट्रिक्स के रो को बदल देंगे कॉलम में, कॉलम बदल देंगे रो में, अभी बदल के दिखाएंगे हम, ठीक। तो रो को कॉलम बदलेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे। तो मान लीजिए मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हुआ बी, उस मैट्रिक्स का नाम बी रखा, तो बी का ऑर्डर क्या होगा, लिख देंगे n/m, क्योंकि रो बन गया कॉलम में, कॉलम बन गया रो में। कैसे दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है ऐसे 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसका ए डैश चाहिए, रो बन जाएगा कॉलम यानी 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखिए यहाँ ऑर्डर क्या है आपका 2/3 है, यहाँ ऑर्डर क्या है आपका 3/2 है, बदल गया ना, जैसे लिखे m/n है तो n/m हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में खासियत क्या रहेगी, जैसे देखिए ये इसकी बात करें तो इसको सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा यहाँ देखिए इसकी बात करें, इसको सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो क्या करेंगे A21, ए से दिखाएंगे तो ए से, बी से दिखाएंगे तो बी से, जैसे आप कहिए, ठीक है। यानी आपका ये हुआ, ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का जिसको रिप्रेजेंट करें ऐसे m/n, और इसका ट्रांसपोज हमने किया, तो मिल गया b हो गया n/m, जिसके एलिमेंट को हमने दिखा दिया bij से, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा आपका कि aij जो इक्वल होगा bji के इक्वल होगा। अभी देख रहे थे ना कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का अर्थ है, इतनी बात समझ गए। अब देखें इसके आधार पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग समझ लेंगे। कैसे, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। इसका हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मैट्रिक्स आ गया, तो बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में आ गया n/n, ठीक है, तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है ABC यह एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बराबर ऑर्डर कितना है 3/3 है। अब इसके एड्रेस जरा करिए तो देखिए यह रो है, इसको कॉलम लिख देते हैं ABC, ये रो है इसको कॉलम है BCA, ये रो है कॉलम है CAB। अब देखिए कोई फर्क पड़ा क्या, देखिए ABC यहाँ भी ABC, BCA CAB, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। तो इसमें हम विशेषता देख रहे हैं, यहाँ देखिए यार ये इक्वल है, इसके इक्वल आपका ये है, इसके इक्वल आपका ये, ठीक है। मतलब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि aij जो है, इसमें aij जो होगा क्या होगा AJI के इक्वल होगा। वैसे क्या देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, दोनों बराबर है,
ये बदल देंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए ज़रा सा इसमें क्या होगा, इसके सिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए ऐसे एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा आपका 0 0, अभी प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे। जैसे ये बी है तो होगा -b, ये सी है तो होगा -c, ये अगर ए है तो हो जाएगा -a, या इधर माइनस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब ज़रा पलट के देखते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 -b -c, b 0 -a, c a, ठीक। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स का नियम है कि किसी नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, या कॉमन भी लेंगे तो सब में से निकलेगा, तो माइनस सब में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 -b -c, b 0 a, c a b, b नहीं है ये 0 है, यही आ गया। इसमें खासियत क्या देख रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, दोनों एक दूसरे नेगेटिव है, यानी क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू -a j i। और देखिए एक बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, अगर मान लिया डायगोनल का एलिमेंट है तो क्या होगा, आई और जे इक्वल होगा, यानी ए आई आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, -a i i। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2a i i 0, यानी a i i इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, और डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 होने दिया था, तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन इसको जानने से पहले कि जानना होगा आपको कि कोई अगर मैट्रिक्स गिवन है ऐसे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे मान लो a + ib है ना, c - id है, ठीक है, e है, f + ig है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का जरूरी नहीं कि सब आपका आई ही हो, तो ये आपके जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, सबको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का असली अर्थ क्या होता है, a + ib के फॉर्म में जिस नंबर को लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबको लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है आपका कि इसका कॉन्जुगेट करें, a के ऊपर बार हम लिखते हैं, मतलब क्या है, जितने एलिमेंट हैं सबका कॉन्जुगेट, यानी क्या हो जाएगा, a - ib c + id। बार कैसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, i को -i से रिप्लेस करते हैं, यहाँ ई है तो कुछ चेंज नहीं होगा, f - i इसको बोलते हैं a बार। ठीक है, और a बार निकालने के बाद अगर इसका ट्रांसपोज कर दें सारी बात को, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a थीटा से, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रांजुगेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज भी किया और कॉन्जुगेट भी किया। ठीक, अब देखें जिस तरह से इसमें हम बता रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक का सिमेट्रिक, उस तरह से हर्मिशियन में होगा कि a थीटा बराबर क्या हो जाएगा a, और स्क्यू में हो जाएगा आपका कि a थीटा इज इक्वल टू माइनस है। समझ बात को, मतलब कैसे पढ़ेंगे, ट्रांजुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए और ट्रांजुगेट ऑफ ए इज इक्वल माइनस है। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे हर्मिशियन, इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, उसी प्रकार से फिर आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब a' और a कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया, आई मल्टीप्लाई करने में आई आ जाए। ठीक इसी प्रकार से यूनिटरी में क्या हो जाएगा आपका कि ट्रांजुगेट किया, आई से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, तो करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट रियल हो तो ट्रांजुगेट भी करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज जैसे होगा। ठीक ना, क्योंकि कॉन्जुगेट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, इसके बाद मैट्रिक्स है 22 नंबर, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि ए स्क्वायर करने पर ए ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। फिर होता है आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए स्क्वायर करने पर आई आ जाए। फिर होता है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे a⁴m हमने किया तो आ गया 0। 0 कहने का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं आपका जीरो मैट्रिक्स। तो m की जो लिस्ट वैल्यू होती है
लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और सब बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।